हेलो एवरीवन, इफ़ यू आर द वन जिसने अभी तक ये क्लास नहीं देखी है एंड क्लास देखे बिना आपने इस फैक्ट शीट को याद करने बैठे हो, देन आई प्रॉमिस आपको कम से कम 5 से 6 घंटे लगेंगे इसको याद करने में एंड उसको रिवीजन का टाइम अलग। बट अगर आपने ये क्लास देख ली, चाहे भले ही आप इंग्लिश मीडियम को चाहे हिंदी मीडियम के हो, आई प्रॉमिस इसमें जो भी लिखा होगा वो आपको ज़्यादातर चीज़ें याद हो जाएंगी इसी क्लास के अंदर। ओके क्यों? क्योंकि इसमें हम यूज़ करेंगे ट्रिक्स कुछ याद करने का, वो जो पुराने ज़माने में कहते हैं ना दादी के नुस्खे, वो चीज़ यूज़ करेंगे। ठीक है, सो ज़रा अपने कुर्सी की पेटी बांध लो और चलते हैं 2 घंटे की ऐसी जर्नी पर जहाँ पर इस पीडीएफ को हम बहुत तमीज़ से कवर करेंगे। ऑब्वियसली कुछ पीडीएफ कुछ फैक्ट्स ऐसे होंगे जो आपको खुद से याद करने पड़ेंगे, जो मैं याद नहीं करा सकता। रीज़न भी वो बहुत ज़्यादा ही फैक्चुअल है एंड इतना तो मैं आपसे उम्मीद कर सकता हूँ कि आप इतना फैक्ट्स तो याद रख ही सकते हो ना। सबसे पहले बेसिक बात करते हैं। सबसे पहले आप देखोगे इस कोने पे जहाँ पर सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी की बात हुई है। एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियल सेक्टर हो गया, सर्विसेज सेक्टर हो गया, यानी प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर की बात हुई है। प्राइमरी बेसिकली एग्रीकल्चर, सेकेंडरी मतलब इंडस्ट्री, टर्सरी मतलब सर्विस। इंडस्ट्री के अंदर भी एक और सेक्टर आता है, सब सेक्टर आता है, वो है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। ओके, एग्रीकल्चर की बात करते हैं, उसमें एक वर्क फोर्स है, कितना 46% का, एंड दैट टू उसमें जीडीपी कंट्रीब्यूशन कितना है इसका 16%। इंडस्ट्रियल सेक्टर की बात करें एज ए टोटल वर्कफोर्स कितना है 35% अप्रॉक्सीमेटली एंड जीडीपी कंट्रीब्यूशन 27%। सर्विसेज 30 के आसपास 29.7 एंड जीडीपी कंट्रीब्यूशन 54%। आप राउंड ऑफ करके याद कर सकते हो 46, 16, 27.5, 24, 11, 30 एंड 55 ऐसे। नाउ वुमेंस इन एग्रीकल्चर की बात करें तो वुमेंस कितनी है 64.4% एग्रीकल्चर में वुमेंस पार्टिसिपेंट है। ठीक है, यूपी की बात करते हैं, सेम चीज़ यूपी में कितनी है। सो वर्क फोर्स यूपी में कितना है एग्रीकल्चर में 53.2%, यानी कि अगर यूपी की आबादी 1 करोड़ है तो 53 लाख लोग जो हैं यूपी में एग्रीकल्चर से जुड़े हुए हैं। ठीक है, एंड इस 53 लाख में से जो 80% वुमेंस हैं वो एग्रीकल्चर में है। आई समझ में बात? ओके, इंडस्ट्री की बात करें, इंडस्ट्री में से 21% अप्रॉक्सीमेटली, और उस 21% में से 6.9% फीमेल्स हैं। सर्विसेज 25% एंड 12% आर फीमेल्स ऑफ द टोटल वर्किंग फोर्स। नाउ फर्स्ट फीमेल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की बात करते हैं, कौन सी है? गोविंद वल्लभ पंत यूनिवर्सिटी, पंतनगर में है, बनाई गई थी। कहाँ पर? पंतनगर कहाँ पर है? उत्तराखंड में। एंड 1960 में बनी थी, 17 नवंबर 1960 को। ये डेट आपको याद रखनी पड़ेगी। ठीक है, आपको जब प्रीलिम्स के आप PYQs देखोगे, जो पूर्वावलोकन बुक आती है, वहाँ पर आपको ये वाले फैक्ट्स बहुत ज़्यादा मिलेंगे। ठीक है, एंड हाँ एक और बात, अगर आप इस शीट को कवर कर रहे हो तो एग्रीकल्चर, साथ ही साथ जब मिनरल्स कवर करेंगे तो मिनरल्स, इन दोनों से रिलेटेड किसी भी तरीके का पूर्वावलोकन में कोई भी चैप्टर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। मैंने ऑलरेडी सब कुछ सारे के सारे फैक्ट्स इसमें कवर कर रखे हैं ना। इंडिया में बात करते हैं, कितने एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स हैं? 15। कितने एग्रो इकोलॉजिकल जोन्स हैं? 20। एंड कितने एग्रो इकोलॉजिकल सब रीजन्स हैं, यानी माइक्रो एग्रीकल्चर रीजन्स हैं? तो 60। ये डेटा याद रखना। और कितने एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स यूपी में है? तो 3 है, ये भी याद रखना। ओके, एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स 9 है। सो यूपी में बेसिकली 9 है। ओके, एंड ये डेटा शायद थोड़ा गलत है, लेट मी जस्ट इरेज दिस फॉर यू। ओके, बेसिकली ये जो कहने का मतलब है समझा देता हूँ। अगर मैं यूपी की बात करूँ, ठीक है, तो यूपी में कितने एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स हैं? तो 9। बट इंडिया का में भी तो कुछ होंगे। इंडिया में जो होता है टोटल इंडिया में होगा, उसमें से उसके हिसाब से इंडिया के हिसाब से यूपी में कितने आ गए? 3। ठीक है, बट सिर्फ यूपी में अगर हम बांटें तो यूपी को 9 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स में। बट अगर इंडिया के पर्सपेक्टिव में बात करें तो इंडिया के पर्सपेक्टिव में 3 है। सो ये दोनों याद रखना, ये भी याद रख लो। ओके, इसके अलावा एक बुक है हिस्ट्री ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर बाय MS रंधावा। एंड फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं, रिलेटिव ह्यूमिडिटी फॉर फूड ग्रेन अकॉर्डिंग टू कितना है? सो 14%। फूड ग्रेन के लिए आर्द्रता यानी ह्यूमिडिटी कितनी चाहिए? 14% रिलेटिव ह्यूमिडिटी।
कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो आपको याद रखनी है, इसमें से खासकर जो स्टार वाली हैं वो तो आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है। मैं एक बार रीड कर देता हूँ क्योंकि आपको खुद ही याद रखना पड़ेगा। इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट की बात करें तो दिल्ली 1905 में बनी थी। एंड हाँ, डेट्स भी सारी याद रखनी है। इसको पूसा इंस्टीट्यूट भी कहते हैं। एंड बेसिकली ग्रीन रेवोल्यूशन पोर्टल जो है यही है। इसके अलावा डॉक्टर आरपी सेंट्रल एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट की बात करें 1995, ये पूसा बिहार में। ये दोनों इंपॉर्टेंट है। अगर बात करते हैं पूसा इंस्टीट्यूट कहाँ पर है तो वो दिल्ली में है, बट डॉक्टर आरपी सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है, ये पूसा बिहार में, पूसा नाम की जगह पर है। ठीक है, दोनों में अंतर है। सैम हिंगन बॉटम बेसिकली बात करें, ये कहाँ पर है, 1910 में बनी थी प्रयागराज में। इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर साइंस की बात करते हैं, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में है, 1931 वाराणसी। पंजाब यूनिवर्सिटी लुधियाना 1962। तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी 71 कोयम्बतूर। CCS चौधरी चरण सिंह एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हिसार हरियाणा 1970। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर में 1987। बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कहाँ बनी थी, भागलपुर, सॉरी फॉर द साउंड, भागलपुर 2010। चंद्रशेखर आज़ाद कानपुर 1975। खासकर जो यूपी वाली वो आपको याद रखनी है, वो मैंने हाईलाइट भी कर रखी है। नरेंद्र देव कहाँ पर है, अयोध्या 1974। सरदार वल्लभ भाई पटेल 2000 मेरठ। एंड बांडा में है ऑब्वियसली 2010 में, ये लेटेस्ट है, याद रखना। तो टाइप्स ऑफ क्रॉपिंग की बात करते हैं। सो एज पर सीजन खरीफ, रबी एंड ज़ैद होते हैं। टाइप्स ऑफ क्रॉप की बात करते हैं, सीरियल, पल्सेस, ऑयल सीड, वेजिटेशन हो सकते हैं। पैटर्न्स की बात करें तो मोनोक्रॉपिंग हो सकता है, एक टाइप की क्रॉप एक एरिया में एक सीज़न के लिए, मतलब ये एक खेत है, ठीक है, एंड पूरे सीज़न यानी ये पूरे खरीफ सीज़न आपने एक ही क्रॉप इसमें उगाई, एक एरिया, एक सीज़न, एक टाइप। इंटरक्रॉपिंग हो सकता है, दो से ज़्यादा टाइप की क्रॉप, ठीक है, आपने सीरियल उगा लिया, आपने दाल भी उगा ली, मान लो आपने एक ही एरिया में उगाई और एक ही सीज़न में। एग्जाम्पल, ये रहा एक एरिया एक हो गया, ये रहा एक सीज़न, राबी मान लो, राबी में उगा ली, ठीक है, आपने राबी में एक क्रॉप उगा ली सीरियल की, एक उगा ली पल्सेस की। सो ये हो गई इंटरक्रॉपिंग। क्रॉप रोटेशन क्या होता है, डिफरेंट क्रॉप डिफरेंट सीजन बट इन सीक्वेंस। फॉर एग्जांपल, अगर दाल उगाओगे उसके बाद चावल, उसके बाद गेहूँ, मतलब एक बेसिकली एक सीज़न में, एक पैटर्न में, इट्स कॉल्ड क्रॉप रोटेशन। फिर एग्रो फॉरेस्ट्री भी होती है, इंटीग्रेटेड ट्री विद क्रॉप प्लस लाइफ स्टॉक, मतलब एग्रो प्लस फॉरेस्ट्री, एग्रीकल्चर प्लस फॉरेस्ट्री, समझो नाम को तोड़ो, एग्रीकल्चर प्लस फॉरेस्ट्री है इसका नाम। ओके, एंड इट्स इम्पॉर्टेंट क्योंकि ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। फिर वैरायटी के हिसाब से दो होती है, मिक्स्ड वैरायटी और रिले क्रॉपिंग क्या होती है, प्लांट सेकंड बिफोर कटिंग फर्स्ट। आपने रिले रेस देखी है, जो रिले रेस होती है वो क्या होता है, बेसिकली आप दौड़ रहे हो, सो हियर इट इज़ यू, आपके हाथ में एक डंडा सा रहेगा एंड यू आर, स्टिक रहेगी छोटी सी, एंड यू आर जस्ट रनिंग, आपका एक पार्टनर पहले से ही खड़ा है, ठीक है, एंड जैसे ही आप दौड़ते हो वो हल्का हल्का दौड़ना स्टार्ट कर देता है, फिर क्योंकि आपकी स्पीड ज़्यादा होती है एंड उसकी भी स्पीड मैच हो जाती है, तो आप उसको स्टिक दे देते हो, आप रुक जाते हो, वो दौड़ने लगता है। इट इज़ कॉल्ड रिले क्रॉपिंग, ठीक है। सेकेंड क्रॉप पहले ही उगा दो जब तक दूसरी कटने का नंबर आएगा। कैसे, ये रहा आपकी फसल, ये रही आपकी मान लो एक फसल, एक ये है ए, आपने छोटी के बीज डाल दिए, है ना, अब आपने बीज डाल दिए, आपने इसको काट दिया, 10 दिन बाद इसको काट दिया बीज डालने के, जब तक काटोगे तब तक ये छोटा ही रहा, धीरे से ये बड़ा हो जाएगा, समझ रहे हो। एंड इसमें से कुछ इसके कण टूट के कैसे भी गिरेंगे, तो वो एज अ ह्यूमस काम करते हैं। ओके, सो थोड़े फ़ायदे भी होते हैं। ऐसी मिक्स्ड क्रॉपिंग होती है, दो या दो से ज़्यादा क्रॉप उगा दो विदाउट स्पेसिफिक पैटर्न, और उसमें एनिमल भी ज़्यादा चल रहा है अपना, ठीक है। फिर होती है प्रिसिशन फार्मिंग, इसमें टेक्निकल ड्रिवन होती है, इसमें GPS का यूज़ होता है, इसमें ड्रोन्स का यूज़ होता है, तो ये सब समझो। एक होता है इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम IFS, इसमें क्रॉप्स भी होंगी, इसमें लाइफ स्टॉक भी होगी, यानी मवेशी भी होंगे, इसमें मछली भी होगी, मत्स्य पालन भी होगा। ड्राईलैंड एग्रीकल्चर भी होता है, क्रॉप फॉर लो रेनफॉल एरिया, ठीक है। इंटेंसिव एग्रीकल्चर भी होता है,
ज़्यादा से ज़्यादा इनपुट दोगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आपको प्रोडक्टिव मिल सके। यानी कि आपने सारे HIV सीड्स भी डाल दिए, HYV, और उसमें बहुत सारी वेराइटीज़ भी डाल दी, पेस्टिसाइड भी यूज़ कर रहा है, इंसेक्टिसाइड्स भी यूज़ कर रहा है, सब कुछ यूज़ कर रहा हो ताकि आपको प्रोडक्टिविटी क्या मिले, बहुत ज़्यादा मिले, एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा मिले। फिर एक्सटेंसिव होता है, कम इनपुट दूंगा बट लैंड साइज बहुत ज़्यादा होगा। एक होता है इंटेंसिव, इंटेंस कर दिया, छोटे से एरिया में हमने बहुत कुछ कर दिया, ठीक है। एक्सटेंसिव, बहुत बड़ा एक्सटेंट है हमारे एरिया का, उसमें थोड़ा थोड़ा डाल रहे हैं, दोनों में अंतर। नेट सोन एरिया इंडिया का कितना है, 43%, 140 मिलियन हेक्टर। फॉरेस्ट एरिया 21%, 70 मिलियन हेक्टर। इंटीग्रेटेड 21 प्लस 71 मिलियन हेक्टर। एंड वर्क फोर्स एग्रीकल्चर में कितना है, 54.6%, ठीक है, ये याद रखना। ग्रीन एग्रीकल्चर इन्वॉल्व इंटीग्रेशन ऑफ न्यूट्रिएंट सप्लाई, पेस्ट मैनेजमेंट एंड नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट। ये बेसिकली यूपीपीसीएस का क्वेश्चन था, मैंने यहाँ पर शॉर्ट नोट्स के फॉर्म में लिख दिया है, याद कर लेना। हरित खेती जो होती है उसमें क्या क्या इन्वॉल्व होता है, इसमें पेस्टिसाइड का मैनेजमेंट होता है, अच्छे से पेस्टिसाइड डालना। ऐसा नहीं है कि पेस्टिसाइड की एक बोरी लेके आए, लोड दी सब में कि अच्छा अब तो नहीं होगा, अब तो कुछ नहीं भाई, आपकी फसल बेकार हो जाएगी, है ना। पेस्टिसाइड क्या होता है, वीडीसाइड्स क्या होता है, ठीक है, वो फसल को भी बर्बाद कर सकता है अगर ज़्यादा क्वांटिटी में पड़ जाए, है ना। आपकी हेल्थ को भी बर्बाद कर सकता है। कैसे, अभी हम एनवायरनमेंट पढ़ेंगे बाद में, तो हम पढ़ेंगे बायो एक्यूमुलेशन क्या होता है, म्यूलेशन क्या होता है, हम पढ़ेंगे बायो मैग्निफिकेशन क्या होता है, ओके। एंड ये चीज़ जब हम पढ़ेंगे तो आपको ये समझना पड़ेगा कि ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि हम पेस्टिसाइड की मात्रा सही रखें। हम जो न्यूट्रिएंट्स दे रहे हैं, हम पोटेशियम जो भी सॉल्ट वॉल्ट दे रहे हैं, वो हम मात्रा में सही रखें। नेचुरल रिसोर्स का मैनेज करें, ठीक है। ऐसी एक सीड विलेज का कंसेप्ट आता है। सीड विलेज कंसेप्ट क्या है, इट्स बेसिकली अपने फार्मर्स को ट्रेन करो ताकि वो क्वालिटी सीड प्रोडक्शन कर सकें एंड मेक अवेलेबल टू अदर्स। ये मैंने आपको एक्सप्लेन भी किया था एक बार। फिर यहाँ पर कुछ मार्क्स हैं, ये आपको याद रखने हैं, ठीक है। खासकर एग मार्क तो बहुत बार पूछा गया है, बाकी मैंने लिख दिए हैं ढूंढ ढूंढ के ताकि आपको ईजी रहे याद करना। अब मान लो एग मार्क पूछा गया है, कल को एनपीओपी पूछ ले तो पता तो होना चाहिए ना, ओके। एग मार्क क्या है, एग मार्क को नाम से तोड़ो, एग्रीकल्चरल मार्क, ठीक है। इट्स अ क्वालिटी सर्टिफिकेशन फॉर एग्रीकल्चर। अब मान लो आपने कहीं से जॉब ली, ठीक है, बट वो आपको सर्टिफिकेट ही नहीं दे रहा, आप बन गए IAS, ठीक है, वो साइन ही नहीं कर रहा कि आप IAS हो, क्या आप माने जाओगे, नहीं माने जाओगे। तो ऐसे ही अगर आपकी क्वालिटी अच्छी है, कितनी भी अच्छी हो, उसमें एग मार्क का ठप्पा नहीं है, तो आपकी क्वालिटी लगभग नहीं मानी जाती। बट हाँ, अगर आपकी क्वालिटी कैसी भी हो, मतलब कैसी भी मतलब डिसेंट है, और एग मार्क का उसमें ठप्पा है, तो इट्स लाइक 4 चांद लग जाना। सो ये किसके अंडर दी जाती है, तो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस एक्ट 1931 के अंदर, 37 के अंदर। FSSAI ये क्या है, सो इंश्योर फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी इन इंडिया। फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी, फूड सेफ्टी कैसी है उसके बारे में बात करता है, इतना याद रख लेना। देखो मैं कुछ चीज़ें हाईलाइट कर रहा हूँ। क्वालिटी सर्टिफिकेशन, फूड सेफ्टी। BIS क्या है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, ये फूड इंडस्ट्रियल एंड कॉमर्शियल गुड्स के लिए यूज़ होता है। NPOP क्या है, ये ऑर्गेनिक सर्टिफिकेट्स के लिए यूज़ होती है। NPOP, O मतलब ऑर्गेनिक। फेयर ट्रेड, एथिकल वेज की बात हो रही है। फेयर मतलब एथिकल, सही से काम करना है ना, कोई धांधली नहीं करनी, कोई गमन नहीं करना किसी का। ISO, नाउ क्वालिटी मैनेजमेंट की बात हो रही है इन ऑल ऑर्गेनिक यानी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, सॉरी। HACCP, फूड सेफ्टी ऑफ प्रोसेस्ड फूड की बात हो रही है। PGS इंडिया, ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन ऑफ स्मॉल फार्मर्स, ठीक है। ये जो एटलीस्ट जो मैंने हाईलाइट कर ली है, आप हाईलाइट कर लेना, एंड इतना तो आपको याद रखना है इसमें से। फिर देखो, अब साइजेस भी होते हैं फार्म्स के। फॉर एग्जांपल मार्जिनल फार्मिंग होगी, स्मॉल फार्मर होगा, सेमी मीडियम फार्मर होगा, मीडियम फार्मर होगा, बिग या लार्ज फार्मर होगा, तो उसके कुछ साइज़ तो होगा कि अच्छा भैया हम मार्जिनल फार्मर को कुछ साइज़ तो बोलेंगे। तो जो लोग जिनके खेत जो है वो 1 हेक्टेयर से कम का होता है, उनको मार्जिनल फार्मर्स बोलते हैं। वह लोग जिनका खेत का साइज़ 1 से 2 हेक्टेयर का होगा स्मॉल, 2 से 4 हो तो मीडियम, 4 से 10 हो तो 2 से 4 हो तो सेमी मीडियम, 4 से 10 हो तो मीडियम, एंड 10 प्लस है तो लार्ज। कैसे याद रखोगे, देखो 2 से 4 याद रखो, ये कौन सा है, सेमी मीडियम।
नीचे होगा मीडियम, उसके ऊपर होगा लार्ज, ऊपर होगा स्मॉल, फिर होगा मार्जिनल। ये तो बहुत क्लियर हो गया है ना, ये तो क्लियर हो गया आपको। और सही से समझा देता हूँ। देखो 2 से 4 जो है वो है सेमी मीडियम, ऊपर सेमी ऐसे मीडियम लिख दो, ठीक है। SM और SM, इट इज़ डन, याद हो गया इतना। फिर ये हो गया स्मॉल, इसके ऊपर कौन सा आएगा, मार्जिनल आएगा, SM आ गया। फिर मीडियम के नीचे लार्ज आएगा, ओके। ये हो गया 4 से 10, ये हो गया 10 प्लस, ठीक है। ये होगा 1 से 2 और ये होगा 1 माइनस, ठीक है, डन, याद हो गया। नाउ कुछ हमें ग्रीन रेवोल्यूशंस के नाम याद रखने हैं, क्योंकि एक क्वेश्चन पूछे गए थे, एंड क्योंकि इक्का दुक्का पूछा गया तो मैंने पूरा ही लिख दिया यहाँ पर कि भाई इतना याद करना है आपको, ठीक है ना। एक होता है एवरग्रीन रेवोल्यूशन, या जैसे ग्रीन रेवोल्यूशन कहते हैं। इट इज़ रिलेटेड टू फूड प्रोडक्शन को बढ़ावा करने से, एंड इसके जनक कौन है, इसके फादर हैं MS स्वामीनाथन 1960s में। एंड ग्लोबल की बात करते हैं, इसके जनक वर्ल्ड के लेवल पे कौन है, नॉर्मन बोरलॉग। तो क्वेश्चन आए एंड पूछता है ग्रीन रेवोल्यूशन के माई बाप कौन है, तो अगर इंडिया के पर्सपेक्टिव में पूछ रहा है तो MS स्वामीनाथन, एंड अगर नहीं पूछ रहा तो एन बोरलॉग, ठीक है, याद रखना। हाँ, अगर इंडिया के पर्सपेक्टिव में पूछेगा, एक समझ लो, एक क्वेश्चन है कह रहा है कि इंडिया के ग्रीन रेवोल्यूशन के फादर कौन है, तो ऑब्वियसली अगर MS स्वामीनाथन और एन बोरलॉग है, दोनों भी लिखा हुआ है, तो आपको MS स्वामीनाथन डालना है। बट अगर पूछता है ग्रीन रेवोल्यूशन के फादर कौन है, ठीक, सिंपल ही पूछता है, और दोनों ऑप्शन दे रखे हैं, तो क्वेश्चन गलत है, याद रखना। वाइट रेवोल्यूशन की बात करते हैं, इट इज रिलेटेड टू मिल्क प्रोडक्शन। इसके फादर कौन है, वर्गीज कुरियन, ठीक है। अब देखो इसको कैसे याद रखोगे, तो देखो दूध जो है वर्गीज, सो घी आ गया ना, घी, सो मिल्क, दूध से घी बनता है, घीज से क्या आ गया, घी, दूध से बना दिया घी, सो वर्गीज कुरियन। फिर ब्लू रेवोल्यूशन की बात करते हैं, ये फिश से रिलेटेड है ना, हीरा लाल चौधरी, ओके। येलो रेवोल्यूशन ऑयल सीड से रिलेटेड, तेल से रिलेटेड है येलो रेवोल्यूशन, सो ये सैम पेट्रोडा याद रखना है, सैम। ब्राउन रेवोल्यूशन फर्टिलाइजर से रिलेटेड है और नॉन कन्वेंशनल एनर्जी से रिलेटेड है। गोल्डन रेवोल्यूशन हॉर्टिकल्चर और हनी से रिलेटेड है। रेड रेवोल्यूशन मीट और टोमेटो से रिलेटेड है। पिंक रेवोल्यूशन अनियन और प्रॉन से रिलेटेड है। सिल्वर रेवोल्यूशन एग से रिलेटेड है, और सिल्वर रेवोल्यूशन की जो जनक है वो है इंदिरा गांधी, ठीक है। एंड वी हैव राउंड कॉन्फ्रेंस एज वेल, सॉरी उस राउंड रेवोल्यूशन। अब गोल गोल क्या होता है, आलू होता है, आलू खाओ गोल गोल हो जाओगे, आलू खाओगे मोटे हो जाओगे, आलू खाते से ही मोटे हो जाता है इंसान, सो मोटा आलू, गोल गोल आलू, ठीक है। ब्लैक रेवोल्यूशन इज रिलेटेड टू फ्यूल, ठीक है, क्योंकि जो फ्यूल होता है वो काले रंग का होता है। ग्रे रेवोल्यूशन इज रिलेटेड टू फर्टिलाइजर। रेनबो से रिलेटेड कौन है, रेनबो रेवोल्यूशन से इंटीग्रेटेड एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट, इसके भी पिता कौन है, स्वामीनाथन। गोल्डन वाइट रेवोल्यूशन किससे रिलेटेड है, मिल्क प्लस हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर बेसिकली क्या होता है, हॉर्टिकल्चर वेजिटेबल प्लस फ्रूट्स की बात हो रही है। अब आपको कुछ क्रॉप्स के नाम याद रखने हैं, उनका टेम्परेचर कैसा है या फिर उन्हें कैसा रेनफॉल चाहिए, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो ध्यान से सुनना आप। देखो राबी क्रॉप के लिए आपको एक ट्रिक याद रखनी है, विभाग्राम। राबी के लिए विभाग्राम, राबी के लिए विभाग्राम। विभा मतलब मतलब वीट, बा मतलब बारले, ग्राम मतलब ग्राम्स का ग्राम भी हो गया और रेपसीड भी हो गया। फिर माँ से मस्टर्ड याद रखना है, ठीक है। तो कौन कौन से, वीट, बारले, ग्राम, रेपसीड और मस्टर्ड। इसके अलावा इट्स अ टेम्परेट क्रॉप जो कि अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है, एंड इसको काटा कब जाता है, मई जून के महीने में, ओके। और कुछ अदर क्रॉप्स भी हैं जो आपको याद रखनी है, सीसम, पी यानी मटर, पोटैटो यानी आलू, लेंटिन, रेडिश, अरहर, कैरेट, लेडी फिंगर यानी भिंडी, ओके। फिर वीट की बात करते हैं। वीट कुछ देखो इक्का दुक्का क्रॉप्स तो ऐसी होंगी ना जो आपको याद रखनी पड़ेंगी, तो हम वीट की बात कर लेते हैं। वीट ऐसी क्रॉप है जो मॉडरेट टेम्परेचर इसका क्या है, 10 से 25 डिग्री सेल्सियस, और मॉडरेट रेनफॉल चाहिए होती है कितनी, 50 से 75 सेंटीमीटर। ना वीट की कुछ वैरायटी भी हैं, कौन कौन सी, एक माही सुगंध नाम से आती है, एक सोनोरा 64 नाम से आती है,
राज नाम से आती है, पूसा सिंधु गंगा नाम से आती है, यूपी 308 नाम से आती है। अब ये क्यों लिखी हैं? ये इसलिए लिखी हैं क्योंकि आपको याद करनी है, पहली बात। दूसरी बात इसलिए लिखी हैं क्योंकि आपको एग्ज़ाम में, यानी आरओ के एग्ज़ाम में और यूपीपीसीएस के एग्ज़ाम में और बीईओ के एग्ज़ाम में पूछी गई हैं, हाल ही में पूछी गई हैं, एंड रिपीट भी हुए इस पे सवाल, इसलिए याद रख लेना। खरीफ की बात करते हैं। खरीफ में क्या है, बेसिकली आपको याद रखनी है ट्रिक, ओबामा की तिजोरी। अब ओबामा साहब थे, आपको पता होगा, ओबामा अमेरिका के राष्ट्रपति रह चुके हैं, ठीक है। ओबामा के साहब थे, ओबामा की एक तिजोरी थी, तिजोरी। तो ऐसे ही कोबामा, ओबामा के भाई कोबामा की तिजोरी। कोबामा मतलब कॉटन, बाजरा, मेज की तिजोरी, तिजोरी मतलब तुर, ज्वार, राइस, ठीक है। एक बात और, चावल का जो जन्म हुआ है वो साउथ ईस्ट एशिया में हुआ है, ये भी याद रख लेना यहीं से। फिर चावल जो है वो खरीफ क्रॉप है और बेसिकली ट्रॉपिकल क्रॉप हो गया, वो टेम्परेट क्रॉप था, ये ट्रॉपिकल हो गया। ये बेसिकली जून जुलाई के महीने में से बोया जाएगा और सितंबर अक्टूबर के महीने में काट लिया जाएगा। कुछ सिस्टम है राइस इंटेंसिफिकेशन करने के, मैंने आपको दिखाया था अभी। इंटेंसिफिकेशन या इंटेंसिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर क्या होता है, छोटी सी जगह में ज़्यादा से ज़्यादा इनपुट देके आप याद होगा प्रोडक्टिविटी बढ़ाना, अभी थोड़ी देर पहले बताया मैंने। सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन क्या होता है, आप ऑल्टरनेट वेट एंड ड्राई पैडी प्लांटिंग करते हो, ठीक है। आपने देखा होगा राइस की जो फील्ड्स होती है वो ज़्यादातर वाटर से वाटर लॉक्ड होती हैं, बेसिकली पानी भरा होता है बहुत दबादब करके, है ना। एंड चावल एकमात्र ऐसी फसल है जिसको पहले, जिसकी हल्की सी कली निकलेगी उसको निकाल के दूसरी जगह बोया जाएगा, ऐसा होता है। इसीलिए ऑल्टरनेट वेट एंड ड्राई पैडिंग की जाती है, क्योंकि जो पानी होता है, जहाँ वाटर लॉक्ड फील्ड होगी वहाँ पर मीथेन का प्रोडक्शन ज़्यादा होगा। एंड मीथेन का प्रोडक्शन कम करने के लिए, क्योंकि मीथेन एक हार्मफुल गैस है, तो मीथेन का प्रोडक्शन कम करने के लिए हम क्या करते हैं, वेट एंड ड्राई पैडी फील्ड प्लांटिंग करते हैं। इससे क्या होगा, अब अगर हम पानी कम यूज़ करेंगे, पानी कम यूज़ होगा तो जो बिजली होगी वो भी कम यूज़ होगी, ये तो बहुत सिंपल सी बात है। एंड बिजली कम यूज़ होगी, साथ ही साथ ऑल्टरनेट वेट एंड ड्राई है, यानी वेट भी है, सूखा भी है और नमी भी है। तो क्या होगा, सीड की रिक्वायरमेंट होगी, क्योंकि पानी होगा तो पानी से क्या होगा, बीज खराब भी हो सकता है, बीज पानी में भी आ सकता है। अब मान लो अब बीज तो आपने डुबो दिया था उसमें पानी में, आपको क्या पता वो बीज अभी भी ज़मीन के अंदर है या फिर ज़मीन के ऊपर आ गया, तो बीज खराब होने की संभावना रहती है ना। इसलिए वेट एंड ड्राई पैडी होगी तो सीड की रिक्वायरमेंट भी कम पड़ेगी। कुछ दूसरी क्रॉप्स है जो खरीफ की है, ग्राउंडनट, मिलेट, सोयाबीन और पीनट। मैं कहूँगा खरीफ की जितनी क्रॉप्स हैं ये और ये याद रख लो, आपको ये वाली क्रॉप्स याद रखने की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, ये वाली याद रख लेना, ऊपर वाली विभागराम वाली याद रख लेना ना। सीड रेशियो होता है कुछ जो याद रख लेना, इंपॉर्टेंट नहीं है बट फिर भी याद रख लें, क्योंकि बासमती राइस का पूछा गया था, तो 15 से 20 केजी होता है पर हेक्टेयर। वीट का क्या है, 40 से 50 पर हेक्टेयर, और राइस का क्या है, 20 से 30 केजी पर हेक्टेयर, पर एकड़। राइस की बात करते हैं, राइस को रेनफॉल कितनी चाहिए, 100 से ज़्यादा सेंटीमीटर दबा के पानी चाहिए, टेम्परेचर भी अच्छा खासा चाहिए, 25 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा। वैरायटी क्या क्या है, अमन हो गया, ऑस्कर हो गया। अमन को ऑस्कर मिला, अमन को ऑस्कर मिला, ठीक है, अमन, ऑस्कर। फिर बोरो, डलुआ, पूसा, ये सब क्या है, राइस की वैरायटीज़ हैं। मैंने आपको बोला राइस को भी एक जगह उगाओगे, फिर हल्का से कली निकलेगी, आपको उसको दूसरी जगह वापस बोना पड़ेगा। सो इट्स अ ट्रांसप्लांटेड क्रॉप, याद रखना। ऐसी एक जैद होती है, जैद फरवरी मार्च में बोई जाएगी, मई जून में काट ली जाएगी। सो इसमें कौन कौन से आते हैं, जितने भी वाटरमेलन होता है, तरबूज, खरबूज ये आ गए, खीरा आ गया हमारा, सीजनल वेजिटेबल्स आती हैं कुछ, वो आ गई, है ना। इसके अलावा रूट्स की कुछ वैरायटीज़ होती हैं, रूट्स कैन बी शैलो, है ना। अगर जो हमारी जड़ है पेड़ की वो 1 मीटर तक है तो उसे बोलेंगे शैलो, 1 से 15 है तो 1 से 1.5 है तो इंटरमीडिएट, 1.5 मीटर से भी गहरी रूट जा रही है, जड़ जा रही है तो डीप हो गया, है ना। एग्जाम्पल समझ लो, शैलो के लिए वीट और बार्ले, इंटरमीडिएट के लिए शुगर बीट, एंड डीप के लिए अल्फा, है ना। आई एम सॉरी फॉर एनी नॉइज़ जो आपको परेशान कर रही हो।
क्योंकि रोड पे कोई है जो सब्जी बेच रहा है ना। सीरियल क्रॉप्स की बात करते हैं। सीरियल क्रॉप्स की बात करते हैं तो राइस, वीट, बार्ले, शोरगुम, ज्वार, मिलेट्स आपको याद रखने हैं। पल्स क्रॉप्स जैसे रूट नोड्यूल्स होते हैं, उसमें ग्रेन लेग्यूमिनस ऑफ जो नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं। पल्स क्रॉप क्या होता है? जो भी हमारी जड़ होती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये है पेड़ एंड इसकी एक जड़ है, ठीक है, ये एक जड़ है। इन जड़ में अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको ऐसे गांठें निकलेंगी, ये गांठें टाइप की होंगी। इट्स कॉल्ड रूट नोड्यूल्स, नोड्यूल्स, ठीक है। इसका काम क्या होता है? ये नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करता है, ठीक है। एंड इसमें राइजोम बैक्टीरिया यूज़ होता है, जिसके बारे में आगे जिक्र आएगा, तो वहाँ याद रख लेना। ऑयल सीड क्रॉप में भी दो टाइप के होते हैं, एडिबल, नॉन एडिबल। एडिबल में ग्राउंडनट हो गया, पीनट जिसे कहते हैं, सोयाबीन, सनफ्लावर या सेफ्लावर जिसे कहते हैं। नॉन एडिबल ऑयल की बात करते हैं तो करंजी, महुआ, कैस्टर ऑयल हो गया। फिर अब कैस्टर ऑयल जैसे एग्जांपल की बात करें तो मोटर है हो या इंसान, सो मतलब आप कैस्टर ऑयल कहते हैं ना, कैस्टर एक्टिव का तेल आता है जो बाइक्स में डाला जाता है। सो आर यू अ मोटर बाइक और ह्यूमन? अगर आप ह्यूमन हो तो आप कैसे खा सकते हो उसे? नॉन एडिबल, यानी कि आप खा नहीं सकते उसे। सो आप क्या खा सकते हो? सोयाबीन का तेल खा सकते हो, इजी। पीनट बटर खा सकते हो, है ना, पीनट ऑयल खा सकते हो। सनफ्लावर खा सकते हो, सेफ्लावर खा सकते हो, महुआ, करंजी ये सब नहीं खा सकते। फाइबर क्रॉप्स जैसे कि फ्रूट, उसमें कोकोनट आ गया, सिल्क आ गया। स्टेम, स्टॉक, ब्लास्ट की बात करते हैं, इंपॉर्टेंट है। देखो जितने भी फाइबर क्रॉप्स होते हैं वो प्लांट के कौन से पार्ट से निकल रहे हैं। प्लांट में देखो फ्रूट भी होता है, उसमें स्टेम भी होती है, तना भी होता है, उसमें पत्तियां भी होती हैं, ठीक है। सो फ्रूट्स से कौन कौन रिलेटेड है? सो कॉटन और सिल्क। कल को पूछता है कि कॉटन जो होता है वो स्टेम से निकलता है, गलत। या कॉटन जो है पत्तियों से निकलता है, गलत। सिल्क जो है कॉटन पत्तियों पर निकलता है, गलत। ये फ्रूट के फॉर्म में निकलता है। सेम अगर हम बात करते हैं तो स्टेम, स्टॉक, बांस जो है वो जूट, स्टेम बेसिकली जड़ वो सॉरी तना जो होता है पेड़ का, उसकी बात हो रही है। सो जूट, मेस्ता, लिंसीड, फ्लैक्स, इनकी बात होगी। एंड जो फाइबर क्रॉप्स जो लीफ पर निकलती हैं, ठीक है, उन्हें मनीला हेम्प कहते हैं। मनीला हेम्प नाम की फाइबर क्रॉप है जो पत्तियों पर आती है ना। शुगर क्रॉप की बात करते हैं, शुगर केन हो गया, शुगर बीट यानी गन्ना वन्ना, ये सब हो गया। कुछ होती है फॉरेज क्रॉप जैसे चारा बोलते हैं, इसके टाइप हो गए, फॉडर हो गया, हे, सिलेज, पास्चर। अब इसमें अंतर क्या है? बेसिकली पास्चर तो बेसिकली वही हो गया कि ये रही घास, जाओ बेटा चर के आ जाओ, है ना। यही तो होता है कि फील्ड में घास वास लगी है एंड आपने मवेशियों को छोड़ दिया, वो अपने आप चल रहे हैं, इट्स कॉल्ड पास्चर। इन तीनों में बेसिकली पानी का अंतर है। आप जैसे उसमें मिक्स करते जाओगे चीज़ों को, वैसे वैसे वो अंतर आएगा। क्योंकि उसमें क्या होता है, जब आपने वाटर डाल दिया तो और क्या होगा, फर्मेंटेशन भी होगा, है ना। फर्मेंटेशन आप समझते होगे। फिर ग्रीन मैन्योर क्रॉप्स भी होती हैं जो प्रोडक्टिविटी बढ़ाती हैं सॉइल की। इनका काम ये होगा, ग्रीन से याद रख लेना, ग्रीन हरा भरा, तो प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। अब आपको कुछ चीज़ें याद रखनी है यहाँ से, ठीक है। एंड इस बात को समझो कि यहाँ से क्वेश्चंस किस तरीके भी आ सकते हैं, ठीक है। ओके, सो कैश क्रॉप्स की बात करेंगे हम। कॉटन की बात करें सो मेल्वेशिया फैमिली का है, ठीक है। और ये इंडिजिनस है हमारे लिए, मतलब हमारे यहाँ कॉटन होता था, हम कहीं से लेके नहीं आए। जैसे आलू जो है ये बाहर से लाए थे, पुर्तगाली ले आए थे। ये इंडिजिनस है, इंडिया में आया था, इंडिया में पहले से ही था। सो दो टाइप की बात कॉटन होंगे, एक तो ओल्ड वर्ल्ड कॉटन होगा जो हमेशा से इंडिया के पास था, एक न्यू वर्ल्ड कॉटन होगा। और कॉटन को हम वाइट गोल्ड भी बोलते हैं, खांडवा रीजन में प्रसिद्ध है। ओके, सॉरी फॉर द बीप साउंड। ब्लैक सॉइल की बात करें सो कॉटन की जो एकमात्र ऐसी मिट्टी है जहाँ पर बन सकता है वो है ब्लैक सॉइल। टेम्परेचर कितना चाहिए? 25 से 35 डिग्री सेल्सियस, और रेनफॉल कितनी चाहिए? 75 से 100 सेंटीमीटर, सॉरी। शुगर केन, इट्स ए ट्रॉपिकल एज वेल एज सब ट्रॉपिकल क्रॉप। टेम्परेचर 21 से 27, रेनफॉल 75 से 100, है ना। इट्स अ लीस्ट वाटर एफिशिएंट क्रॉप। क्यों? क्योंकि इसमें पानी बहुत ज़्यादा लगता है कंपैरेटिवली। ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? कोयम्बतूर। सो शुगर केन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? कोयम्बतूर, याद रखना, ठीक है। लार्जेस्ट कंज्यूमर कौन है शुगर केन का? इंडिया, ये भी याद रखना।
फर्स्ट मिल कहाँ बनी थी? यूपी की मिल सो प्रतापपुर, याद रखना, देवरिया में, 1903। शुगर केन इंडस्ट्री इज मोर डेवलप्ड इन साउथ इंडिया बिकॉज द पर हेक्टेयर यील्ड एंड क्वांटिटी ऑफ शुगर केन जूस इज मोर। क्यों? अब देखो यार, शुगर केन ये है गन्ना, ठीक है, मान लो ये रहा एक गन्ना और ये रहा दूसरा गन्ना, ठीक है। अब इसमें क्या हुआ, पानी भी कम लगा, वाटर कम लगा, प्लस इसकी जो मिठास है यानी शुगर है वो ज़्यादा निकली। इसमें जो पानी है वो ज़्यादा निकला, इसमें शुगर निकली कम। तो कौन सा वाला ज़्यादा बढ़िया होगा? यही वाला ज़्यादा बढ़िया होगा ना भैया, पानी भी, लागत भी कम और मुनाफा भी ज़्यादा, है ना। सो दिस इज़ व्हाट इट इज़। ये स्टेटमेंट कह रही है कि साउथ इंडिया में जो शुगर होती है, शुगर इंडस्ट्री होती है या शुगर केन्स होते हैं, उनका जो पर हेक्टेयर यील्ड होता है वो भी अच्छा होता है, साथ ही साथ क्वांटिटी जो होती है शुगर केन जूस के निकलता है, अंदर जूस निकलता है, वो भी ज़्यादा होता है। CO1148 ये वैरायटी का टाइप है, याद कर सको तो कर लेना, वरना इग्नोर मार दो, कोई दिक्कत नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा एक ही क्वेश्चन पूछेगा वैरायटी में। ऑयल सीड की बात करें, ठीक है, तुरिया, मस्टर्ड, सीसम या तिल जिसे कहते हैं, इट्स सुटेबल फॉर ड्राईलैंड फार्मिंग। जितने भी ऑयल सीड्स होते हैं और ड्राईलैंड फार्मिंग में यूज़ होते हैं, यानी कि रेनफेड रीजन में, जैसे कि एग्जांपल राजस्थान। पेगिंग इज अ टर्म, इट्स रिलेटेड टू ग्राउंडनट, और इसे हम काजू बोलते हैं, गरीब का काजू, कैश्यू ऑफ पुअर बोलते हैं पीनट को। फॉर कल्टिवेशन इसके लिए जिप्सम यूज़ होता है। ऑयल कंटेंट की बात करते हैं, सबसे ज़्यादा किसमें? सीसम में होता है, यानी तिल में होता है, फिर ग्राउंडनट, फिर सनफ्लावर और सोयाबीन। ये थोड़ा याद रख लेना भाई, एटलीस्ट ना ये तो याद रख लेना, ये 3 चीज़ें तो यार कम से कम याद रख लेना, बहुत मिनिमम बोल रहा हूँ। पल्सेस का NPK रेशियो याद रखना, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। 0:1:1, 1:2:2 और 1:2:3, ये इंपॉर्टेंट है। कोबाल्ट की बात करते हैं, इट्स एसेंशियल फॉर सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन, और कौन सा बैक्टीरिया यूज़ होता है? राइजोबियम बैक्टीरिया यूज़ होता है। नाउ वी हैव टू इम्पोर्ट इट बिकॉज ऑफ कंजम्पशन हमारा ज़्यादा है, हम लागत बहुत ज़्यादा है, हम बहुत कंज्यूम करते हैं इस चीज़ को, दाल वाल को, इसलिए। एंड इसके कुछ हमारे वेराइटीज़ भी हैं, जैसे कि वरुण वेराइटी जो है वो मस्टर्ड का है, सपना फील्ड पी का है, सूर्य जो है वो मैंगो पपाया पोटैटो का है, एंड कौशल जो है वो ग्राउंडनट का है। आप पूछोगे कि भाई मैंगो पपाया कब से पल्सेस हो गया? बेसिकली ये क्वेश्चन का पार्ट था PYQ का, तो मैंने पूरा इसी में लिख दिया है, थोड़ा याद कर लेना, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, एटलीस्ट ये तो याद ही रख लेना। सिल्क की बात करते हैं, इंडिया में 4 टाइप की सिल्क आती है, तसार, मूगा, एरी और मलबेरी, ये चारों इंपॉर्टेंट है, याद रखना इनके नाम। सिल्क वॉर्म की लाइफ साइकिल क्या होती है? सिल्क वॉर्म की लाइफ साइकिल मतलब जो कीड़ा होता है, इंसेक्ट होता है, जिसके ऊपर सिल्क बेसिकली पूरा इंडस्ट्री चलती है, सिल्क वॉर्म। सो वो पहले एग बनेगा, एग से कैटरपिलर बनेगा, वहाँ से प्यूपा बनेगा, वहाँ से मॉथ बनेगा। एंड टू ऑब्टेन द सिल्क मॉथ स्टेज इज प्रिवेंटेड सो एज टू प्रिवेंट कोकून ब्रीडिंग। देखो, इससे पहले क्या करेंगे हम, जब प्यूपा की स्टेज में होगा सिल्क वॉर्म, हम इसको गर्म पानी में डाल देंगे, उबलते पानी में डाल देंगे, खौलते हुए पानी में, जिससे कि इसकी मृत्यु हो जाएगी और ऊपर की जो सिल्क होगा वो हमें मिल जाएगा, ठीक है। कर्नाटक की बात करते हैं, सो मलबेरी कर्नाटक के लिए फेमस है, मूगा और एरी जो है वो असम में फेमस है। ट्रॉपिकल तसर भी बेसिकली 2 टाइप की है, ट्रॉपिकल और ओक तसर, ट्रॉपिकल वाली झारखंड, ओक वाली मणिपुर, ठीक है। एंड अगर पूछता है इन दोनों में से कि तसर, सिर्फ तसर पूछता है, ट्रॉपिकल ओक वो कुछ नहीं बोलता, सिर्फ तसर बोल रहा है, तो आपको झारखंड आंसर लगाना है। लार्जेस्ट सिल्क प्रोडक्शन कहाँ पर होता है? कर्नाटका में। ये सारे के सारे फैक्ट्स इंपॉर्टेंट है, ठीक है, याद रखना, ये सारे फैक्ट्स इंपॉर्टेंट है, आपको इस सिल्क में से कुछ भी नहीं छोड़ना, ओके। इसमें तो चलो मैं कह रहा था आपको कि यार वैरायटी के नाम छोड़ देना, बट इसमें आपको सारा का सारा फैक्ट याद रखना है सिल्क में। फिर कुछ बोर्ड्स की बात आती है, मैंने आपको पहले भी कवर करवाया था। रबर बोर्ड कहाँ पर है? कोट्टायम केरला में 1947, कॉफ़ी बोर्ड बेंगलुरु 1942, टी बोर्ड कोलकाता 1954। ऑल सच बोर्ड्स आर अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, ये भी याद रखना, सारे के सारे जितने भी बोर्ड्स हैं वो कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आ गए? वो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंदर आ गए। कॉफ़ी की बात करते हैं, स्टिमुलस क्रॉप। स्टिमुलस क्रॉप क्या होता है भाई? आपने कॉफ़ी पी, आपको नींद कम आई, आपने कोल्ड ड्रिंक पी, आपको नींद कम आई, आपने नशा किया, आपको नींद कम आया। इट इज़ वॉट, ये बेसिकली आपको स्टिमुलस दे रहा है, अंदर से आपकी जो
इंद्रियां हैं उनको स्टिमुलस दे रहा है, उनको सिग्नल भेज रहा है कि भैया जग जा, काम कर अपना, है ना। सो आपने देखा होगा ना कि नींद आ रही है, कॉफ़ी पी लो, है ना, कुछ नहीं अच्छा लग रहा, कॉफ़ी पी लो, चाय पी लो। सो इट इज़ अ स्टिमुलस क्रॉप, याद हो गया। फर्स्ट प्रोडक्शन चिकमंगलूर केरला। 2 टाइप की होती हैं, अरेबिका और रोबस्टा, ठीक है। सो कॉफ़ी का पहला प्रोडक्शन कहाँ हुआ? चिकमंगलूर केरला में है, याद है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। 2 टाइप की होती हैं, अरेबिका और रोबस्टा, याद है, इंपॉर्टेंट रखना, सॉरी इंपॉर्टेंट है, याद रखना, आई एम सॉरी। रिक्वायरमेंट की बात करते हैं तो उसे 15 से 18 डिग्री सेल्सियस चाहिए और 150 से 250 सेंटीमीटर की रेनफॉल चाहिए। सॉइल कैसी चाहिए? लोमी सॉइल या लावा सॉइल जिसे कहते हैं, सॉरी लावा और लोमी सॉइल। मैक्सिमम जो है वो कर्नाटका, देन केरला, देन तमिलनाडु। कर्नाटका जो है वो 70 से ज़्यादा % कॉफ़ी इंडिया की कर्नाटका में ही होती है। एंड नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड भी बनाया गया है सिलेक्टेड 1984 में, याद रखना। ये सब हो गया आपका कंप्लीट, ख़त्म। टी एंड रबर की बात करें, अब ऑब्वियसली मैं आपसे बोलता हूँ कि भाई कॉफ़ी पियोगे चाय, तो दोनों मना करोगे आप कि भाई तो नहीं हम नहीं पियेंगे क्योंकि दोनों स्टिमुलस क्रॉप्स हैं। ओरिजिन यूनान में हुआ था, चाइना, यूनान। फिर ट्रॉपिकल क्रॉप एंड हिली स्लोप, दोनों उसको चाहिए। टेम्परेचर 25 से 30 डिग्री सेल्सियस चाहिए और जो सेंटीमीटर रेनफॉल कितनी चाहिए? 150 से 200 सेंटीमीटर रेनफॉल। 2 टाइप की होती हैं, बोहिया या चाइनीज़ जिसे कहेंगे, और असामी, असामिका और चाइनीज़ को बोहिया भी बोल सकते हो। इस जो कॉफ़ी 2 टाइप की थी वो अरेबिका और रोबस्टा थी, ठीक है। मैक्सिमम कल्चरल एंड प्रोडक्शन कहाँ होता है? कल्टीवेशन प्रोडक्शन असम में होता है। फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग टॉप 4 एक्सपोर्टिंग नेशन कौन कौन से हैं? केनिया, चाइना, श्रीलंका, इंडिया, ये 4 एक्सपोर्टिंग नेशंस हैं। इसके अलावा रबर की बात करते हैं। रबर को हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट चाहिए, 25 से 28 डिग्री सेल्सियस चाहिए, 300 सेंटीमीटर की एनुअल रेनफॉल चाहिए। लार्जेस्ट नेचुरल रबर प्रोडक्शन यही है, थाईलैंड में वर्ल्ड का और केरला में इंडिया का, ठीक है। कुछ अदर प्लांटेशन क्रॉप जो आपको याद रखनी है, उसमें से कोकोनट, अरेका, कोकोआ, कैश्यू एंड पाम, ये मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंडर आएंगी। वहीं टी, कॉफ़ी, रबर, ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंडर आती हैं, याद रखना। मैक्सिमम टोबैको कहाँ पर होता है? गुजरात में। मैक्सिमम कोकोनट केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु। इंडिया यानी इंडोनेशिया, फिलीपींस और इंडिया। बाकी देखो ये इंपॉर्टेंट डेटा इतना याद है नहीं, कोई याद रखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये डेटा हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। मैंने आपको कंटेंट दिया था, ठीक है, जो आपने PDF प्रोवाइड की थी जिसमें हम डेटा है सारा का सारा अरेंज करा हुआ, एग्रीकल्चर का भी, मिनरल्स का भी, नेशनल भी और इंडिया भी और वर्ल्ड भी, वो सारा कवर हो चुका होगा। तो वो यहाँ से याद कर लेना, वहाँ पर ट्रिक्स भी हैं, ठीक है। ब्लैक पेपर को हम ब्लैक गोल्ड भी कहते हैं, दूसरा नाम। फिर क्लोव्स और ऑब्टेन्ड फ्रॉम फ्लावर बड, याद रखना। कार्डमम का याद मत रखो यार, ये वहीं पर याद रखना। सैफरन जो यानी केसर जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ जम्मू कश्मीर में होता है, इतना याद रख लेना। बेसिकली इसको इग्नोर मार देना, ये 2 लाइनें और ये 2 लाइनें, ये वाली लाइन, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये हमने ऑलरेडी कर रखा है। केरला को हम गार्डन ऑफ स्पाइसेस भी बोलते हैं, सो मैनी वेराइटीज। अगर क्वेश्चन में कोई ऐसा ऑप्शन आता है जो आपको नहीं पता, फॉर एग्जांपल कोई भी ऐसा मसाला दे रखा है, वो मसाला आपको नहीं पता कहाँ होता है, आंख बंद करके केरला लगा दो, केरला में तो होता ही होगा, ठीक है, ऐसा। शिफ्टिंग कल्टीवेशन, बेसिकली शिफ्टिंग कल्टीवेशन में आपको वर्ल्ड वाला खुद से याद रखना है, ठीक है। वहीं पर इंडिया वाला मैं आपको अभी याद करा दे रहा हूँ। आपको ट्रिक याद करनी है, जस्ट प्लीज़ ब्रिंग डिलीशियस पिज़्ज़ा बिफोर कॉलेज किड्स जूम बाय, ठीक है। जस्ट प्लीज़ ब्रिंग डिलीशियस पिज़्ज़ा बिफोर कॉलेज किड्स जूम बाय, ठीक है। जस्ट मतलब झूम, ठीक है। प्लीज़ से क्या हो गया? पोदू। ब्रिंग बेवार, डिलीशियस दहिया, पिज़्ज़ा पेंडा। बिफोर मतलब बेरा हो गया, वालरे हो गया, ये सब हो गया बिफोर से। कॉलेज, ओके, कुमारी, कॉलेज से कुमारी हो गया, कहाँ से कॉलेज, कहाँ से कुमारी। किड्स जूम बाय, ठीक है। देन वी हैव किड्स यानी खिलाल और जूम जबो,
और बाय मतलब कोमन या ब्रिंगा जिसे कहते हैं, ब्रिंगा। अब इसमें से उड़ीसा में क्या है और मध्य प्रदेश में कौन कौन से याद रखना। प्लीज़ ब्रिंग डिलीशियस, उड़ीसा में क्या है, बाय प्लीज़। ठीक है, बाय प्लीज़ मुझे बात नहीं करनी क्योंकि मुझे डिलीशियस पिज़्ज़ा खाना है। ऐसे करके थोड़ा याद कर लो, रिलेट कर लो, टाइम लगेगा याद कर लेना। सिमिलरली यार ये वाला भी याद कर लेना एक बार। अब बात करते हैं जो आपको ट्रिक्स से मैं याद करवा दूंगा, वो है साइंटिफिक नेम्स और स्पीशीज़। ठीक है, एंड ऊपर नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन बनाना कहाँ पर, तिरुचिरापल्ली में, तमिलनाडु में, 1993। ग्रीन हेयर डिसीज़ की बात करते हैं, मिलेट से रिलेटेड है। ठीक है, ये तो बहुत सिंपल है, याद हो गया। अब देखो साइंटिफिक नेम्स, देखो मैं कुछ बातें बोलूँगा, इसको या तो रिकॉर्ड कर लेना या सुन लेना या फिर बार बार 1-2 बार सुन लेना तो याद हो जाएगी। राइस, तो एक ओरी नाम का लड़का है जिसे मैं कह रहा हूँ ओरी जा राइस लेके आ, 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 ऐसे बार बार बोलो याद हो जाएगा। ओरी जा राइस लेके आ, ओरी जा राइस लेके आ। ऐसे ही पुराने ज़माने में खासकर यूरोप में चावल तो होता नहीं है, क्या होता था, ब्रेड। ब्रेड किससे बनती है, वीट से बनती है ना, गेहूं से बनती है। अब वीट जो हो रही है, वीट के लिए युद्ध हो रहा है भाई, है ना। रोटी कपड़ा मकान के लिए युद्ध होता है, रोटी मतलब वीट, वीट मतलब युद्ध, युद्ध से क्या होगा, ट्रीटी होगी। सो ट्रीटी से याद रखो, ट्रीटी। सो ट्रिटिकम वीट, बार्ले। ठीक है, देखो एक होता है टर्म वल्गर। वल्गर मतलब गंदा, खराब, गंदी बातें करना, ऐसा होता है वल्गर बातें, गंदी बातें मतलब वल्गर बातें। सो कोई व्यक्ति बार में जा रहा है, दारू वारू पी रहा है, तो वो गंदा ही तो हुआ, वल्गर हुआ। सो बार, वल्गर, दोनों को कनेक्ट करो, याद रखो। राइस में ओरिजा राइस लेके आ, वीट में ट्रिटिकम ट्रीटी, बार्ले में वल्गर। ठीक है, फिर मेज़। सो ध्यान से देखो कि मेज़, मेज़ MAYS MAIZE सेम नाम हो गए। एंड मेज़ को हम ओशन ऑफ सीरियल्स भी बोलते हैं, याद रखना ये टर्म। बाजरा की बात करें, बाजरा। अगर मैं आपसे कहूँ कि बाजार जाओ तो आप मुझसे क्या कहोगे, भाई साहब बाजार तो भेज रहे हो, पैसा तो दे दो, है ना, ये तो बोलोगे, भाई साहब बाजार तो भेज रहे हो, पैसा तो दे दो। सो बाजरा, बाजार, पैनी, पैनी मतलब पैसा, आपने सुना होगा पैनी को हम पैसा बोलते हैं, है ना। सो बाजरा, पैनी, नहीं पैसा तो क्या। शोरगुम या ज्वार की बात करते हैं। अब शोरगुम और ज्वार एक दूसरे को बोलते हैं, बाकी शोरगुम तो शोरगुम इसमें सेम आ गया, तो याद रखने की ज़रूरत नहीं है। कॉटन जो होता है थोड़ा सिल्की होता है, कॉटन थोड़ा मतलब मुलायम मुलायम होता है, थोड़ा ग्लॉसी चमकदार होता है, तो ग्लॉसी, गॉसी। ग्लॉसी मतलब चमकदार, गॉसिपियम। जूट जो होता है, जूट जैसे जूट की बोरी देखी होगी, कैसी होगी, खुदरी खुदरी होगी, थोड़ी खुरखुरी होगी, है ना। बहुत ऐसा होता है, मतलब जूट पे तो नहीं सो सकते, एक बार कॉटन पे सो जाओगे आप, है ना। यही तो होता है, कॉटन का बहुत बढ़िया होता है, कॉटन के आपके इनर वियर्स भी होते हैं। सो जूट के तो नहीं होते ना, किसी को देखा कि भाई वरुण धवन है जूट का ऐड कर रहा है, सो नहीं होता। आई एम सॉरी, आपको याद करा रहा हूँ, मेरा याद कराना आपको काम है, ठीक है। ओके, सो जूट खुरदरा होता है, सो कॉर्कोरस। खुदरा मतलब खॉर्कोरस, खुरखुरा खुरकुरस, समझ गए, खॉर्खुरा खॉर्कोरस। कॉटन, गॉसी, ग्लॉसी। शुगर केन, शुगर केन क्या होता है, अब भाई आपकी हो गई लड़ाई, आप कर रहे हो ऑफिस में काम, आपकी हो गई लड़ाई, आपकी हो गई बहुत तगड़ी लड़ाई, मारा मारी, आप ले गए डंडा। डंडा किसका, गन्ने का। आज तो इस बॉस का सर फोड़ दूंगा, तो ऑफिस में गए डंडा लेकर, किसका, गन्ने का। शुगर केन मतलब गन्ना, तो देखो शुगर केन, ऑफिस में जाके गन्ना ऐसा पीटा। सो ऑफिस याद रखना, ऑफिस नेरम, ऑफिस, ठीक है। अब याद रखो शुगर बीट, शुगर बीट का बेटा वल्गर है। यहाँ पर क्या था कि बार में जाओगे तो वल्गर बन जाओगे, यहाँ पर शुगर बीट का तो बेटा ही वल्गर है भाई, बेटा वल्गर, समझ रहे हो, बेटा वल्गर, बेटा वल्गर, बेटा वल्गर। अब मैंगो का तो मैंगी फेरा आ गया, अपना मैंगो भाई तो मैंगी के पीछे पड़ गया हाथ धोकर। अब शादी वादी करवाओ इनकी मैंगो मैंगी की, ठीक है, फिर इनकी मैगी बना के खा जाओ। बनाना, अब देखो बनाना किससे रिलेटेड होता है, कौन से जानवर से रिलेटेड है, बनाना कौन खाता है भाई। आपने देखा होगा कि हाथी वाथी जो होते हैं ज़्यादातर बनाना के ऐसे खा जाते हैं पूरे पूरे गुच्छे,
है ना, केरला वेरला के साइड में वीडियो देखी होगी कभी ना कोई। सो बनाना खाते हैं कौन, हाथी, तो एलिफेंट से रिलेटेड है, ठीक है, कौन, बनाना। अब एलिफेंट यानी कि गणेश जी, गणेश जी, ठीक है, गणेश जी मतलब गणेश जी का वाहक कौन है, मूसा। तो मूसा याद आ गया, मूसा और बनाना जुड़ गए कैसे ना कैसे करके, याद कर लो इसे। पपाया, करी का पपाया, सेम सेम। मस्टर्ड, ठीक है, अब मस्टर्ड का बर्तन है आपका, तो उसमें कैसे उसमें किस में रखोगे, मस्टर्ड का तेल रखना है तो किस में रखोगे, ब्रास के बर्तन में रखोगे ना भाई। मस्टर्ड को आपको रखना है, मस्टर्ड का आपने तेल निकलवा के लाए, तेल पर आके लाए, तो आपको किसी बर्तन में तो रखोगे, तो ब्रास के बर्तन में रख रहे हो, ठीक है। ग्राउंड नट, ठीक है, सोयाबीन, ग्लाइसिन, मैक्स, ये दो ही हैं जो आपको एक दो बार देखने पड़ेंगे, याद करने पड़ेंगे। इट इज़ डन माय फ्रेंड। अब बात करते हैं स्पीशीज़ की। टीक टेक्टोना वर्बेसिया, टीक टेक्टोना वर्बेसिया, टीक टेक्टोना वर्बेसिया, टीक टेक्टोना वर्बेनेसिया, टीक टेक्टोना वर्बेनेसिया, याद रख लो, ठीक है। चिरपाइन, पाइनस और पेनेशिया, तीनों सेम, पाइन, पेन, पेन, पेन पेन पेन, सेम आ गया। बबूल, अकेसिया फबेसिया। अब देखो अकेशिया भी दो टाइप के होंगे, तीन टाइप के, अकेशिया कैटेचू, अकेशिया अरेबिका, अकेशिया नीलोटिका, तीन टाइप के हो गए, अकेशिया कैटेचू, अकेशिया अरेबिका, अकेशिया नीलोटिका। अब इसमें भी बबूल का अकेशिया फबेशिया याद रख लो, है ना, ऐसे कोई मंत्र पढ़ रहा हो, हाँ बोले बबूल अकेशिया फबेशिया, बबूल अकेशिया फबेशिया, बबूल अकेशिया फबेशिया, पता लगा हैरी पॉटर की मूवी बना दो आप बैठे बैठे। बैम्बू, बैम्बू का बम्बूसा, है ना, गांव वाले बम्बू लेके आपके पीछे पड़ गए। मैं फिर से बोल रहा हूँ, मेरा काम है याद कराना, चाहे फन वे में कराऊँ चाहे कैसे कराऊँ, मेरा काम है याद कराना। इस बार अगर आरओ का एग्ज़ाम नहीं निकला ना, तुम्हारे गांव वाले तुम्हारे पीछे बम्बू लेके पड़ जाएंगे। अब नहीं भूलने वाले आप पक्का। सो गांव वाले यानी ग्रामीण लोग बम्बू लेके पीछे पड़ गए। सो सैंडल, सेंटल, 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 सैंडल, सेंटल, डी का टी कर दिया, सेम सेम। शीशम, शीशम की डाल पर बैठे हो भाई, शीशम की डाल पर बैठ गए। एक लड़का है वो शीशम की डाल पर बैठ गया, और बैठते ही क्या लग गया, उसके पैर में चोट लग गई, है ना, लेगुमिनेशिया, लेग में चोट, ठीक है। अब याद रखना कि फबेशिया जो है ये इसकी फैमिली में शीशम भी आता है और बबूल भी आता है, इतना याद रख लेना। ड्रम स्टिक की बात करते हैं, सो मोरिंगा, ठीक है। सो भैया आपके हाथ में आया डमरू, है ना, गांव वाले आपके पीछे पड़ गए थे, आपने देखा बम्बू लेकर, सो आपके हाथ में आ गया डमरू, वो आपने बोल दिया मारूंगा फेंक कर डमरू, सही है। ड्रम स्टिक मतलब ड्रमरू, ऐसे मान लो, ड्रम स्टिक मतलब डमरू। सिल्की ओक, है ना, आपने थोड़ा लिया ओक, ओक से मान लो ओट्स, ओट्स, ओट्स में क्या होता है, प्रोटीन होता है, ठीक है। आपने भाई जिम जा रहे हो, बॉडी वॉडी बना रहे हो बढ़िया मस्त, ठीक है, आपने लिया ओट्स, ओट्स को लिया, ओट्स में था प्रोटीन, प्रोटीन से हो गया रोबस्ट, आपकी बॉडी बिल्कुल मस्त, बिल्कुल रोबस्ट हो गई। तो ओक से, ओट से याद रख लो, ओट्स से प्रोटीन याद हो जाएगा, प्रोटीन से रोबस्ट याद हो जाएगा, ठीक है। और बनियान यानी बैनियन ट्री जो होता है उसकी जो है उसकी मलबेरी और बेंगेंसिस, ये आपको इतना याद रखना है, बेंगेंसिस और मलबेरी, इतना याद रखना है आपको बस, इसमें से एक, पिछले वाले में से दो। नाउ यूजेस ऑफ मेज की बात करते हैं। इसकी मैच्योरिटी पीरियड जो होता है 90 से 150 डेज के लिए, और उसकी वैरायटी जो है शक्तिमान, थोड़ा याद रखना। मेज, शक्तिमान, मेज, मेज़बान, शक्तिमान, मेज़बान, शक्तिमान, ऐसे करके याद रख लो, मेज़बान, शक्तिमान। इसका यूज़ क्या होता है, स्टार्च पाउडर में, बायोडीजल में, अल्कोहल में, थोड़ा याद रख लेना। पोटैटो की कुछ वैरायटी होती है, कुफरी चिप्स होना, हिम्स होना, तो याद है हमारे बढ़िया से एक नेताजी हैं, ऐसी फैक्ट्री बनाऊंगा कि आलू से सोना बना दूंगा, ऐसी फैक्ट्री बनाऊंगा कि इधर से आलू डालूंगा वहाँ से सोना निकाल दूंगा। सो आलू आएगा याद आपको, पोटैटो, तो सोना, सोना याद आ ही जाएगा, ठीक है। जूट, ऑब्वियसली नॉट ऑफेंडिंग एनी रिलीजियस, एनी सॉरी पॉलिटिकल पार्टी, आई एम सॉरी, ओके। जूट, सो एलुवियल लोमी सॉइल में होता है, गोल्डन फाइबर से कहते हैं,
एंड मेस्टा इज़ अ वैरायटी ऑफ जूट, याद रखना। मैंगो की बात करते हैं। मैंगो की एक वैरायटी है सिंधु, जो सीडलेस वैरायटी है, और एक आम्रपाली जिस दशहरी और नीलम को मिक्स करके बनाया जाता है। सैफरन या ज़ाफ़रन जिसे कहते हैं, ये हमें सिर्फ और सिर्फ जम्मू कश्मीर में मिलती है। सैफरन बेसिकली इसे हम केसर बोलते हैं हिंदी में, ठीक है, जुमा केसरी। सो सिर्फ और सिर्फ जम्मू कश्मीर की जुमा केसरी है आजकल, ठीक है। इटली, ग्रीस, ईरान, स्पेन, यहाँ पर अच्छी खासी मिलती है। गुआवा की बात करें, इसकी वैरायटी जो है ललित और बनारसी, ओके। हाँ, एक है नॉर्मन बोरलॉग, आपने याद रखा होगा। अब नॉर्मन बोरलॉग से ये रिलेटेड है बोरलॉग अवार्ड, ठीक है। अब नॉर्मन बोरलॉग भी एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, सो बोरलॉग अवार्ड भी एग्रीकल्चर से रिलेटेड ही होंगे। आंवला, गोसबेरी, विटामिन सी होता है इसमें। फिर अदरक की जो, जिंजर की जो बेसिकली स्टेम होती है ना, उसमें वो सॉइल में ग्रो होती है, साथ ही साथ उसमें जो फूड होता है वो स्टेम में स्टोर होता है, एंड इसको हम राइजोम भी बोलते हैं। सीड टाइप, सो ब्रीडर सीड, फाउंडेशन सीड, सर्टिफाइड सीड, ये 3 टाइप के सीड्स होते हैं। ब्रीडर सीड का जो कलर होता है वो गोल्डन, फिर फाउंडेशन वाले का वाइट, एंड सर्टिफाइड का ब्लू होता है। ब्रीडर सीड से पहले एक न्यूक्लियर सीड भी आता है जो कि लैब में बनाया जाता है। लैब के बाद से, न्यूक्लियर सीड के बाद से वो ब्रीडर सीड बनता है, ब्रीडर्स के बाद से फाउंडेशन, फाउंडेशन के बाद से सर्टिफाइड, ओके। ये याद रखना, इसमें एक चीज़ ऐड कर लेना, न्यूक्लियर सीड, स्पेलिंग लिख दे रहा हूँ न्यूक्लियर, वरना मुझसे डीएम में पूछोगे आप, ओके। क्रॉप्स एंड डिजीज़ की बात करें, ठीक है, तो जिंक, ठीक है, देखो ट्रिक्स हैं, याद कर लेना, समझ जाओगे, याद हो जाएगी फटाफट। जिंक मतलब जीन्स, जीन्स खराब निकली, वाइट हो गई, ठीक है, सिकुड़ गई, समझ रहे हो। कोई भी कपड़ा होगा, आपने धोया तो उसका कलर निकल गया, वाइट हो गया भाई, कलर निकल गया, क्या रह गया, सिर्फ वाइट कपड़ा रह गया, और सिकुड़ भी गई, यानी खराब निकली। सो जिंक खराब निकली, जीन्स यानी जिंक खराब निकली, खराब मतलब खैरा। वाइट हो गई, वाइट मतलब वाइट बड यानी मक्का। लिटिल हो गई, सिकुड़ गई, लिटिल। सो ये डिजीज़ के नाम है। खैरा इज़ अ डिजीज़ का नाम, वाइट बड इज़ अ डिजीज़ का नाम, लिटिल इज़ अ डिजीज़ का नाम, ठीक है। खैरा धान से रिलेटेड है, वाइट बड मक्का से रिलेटेड है, लिटिल आम और बैगन से रिलेटेड है। बोरॉन से होने वाली डिजीज़ कौन सी हैं, ठीक है, याद रखना। बोरॉन, भाई बोर हो गया हूँ मैं बहुत, अब मुझे और बोर ना करो, हट जाओ, क्योंकि मैं जिस होटल में आया हूँ उस वाले होटल ने अभी तक डिश ऑर्डर नहीं करी है हमारी, और छी यार, हद हो गई बिल्कुल। सो बोरॉन, बोर हो गया हूँ, ना करो, हट जा, डिश ऑर्डर नहीं हो रही है, छी, ठीक है, हद है। सो याद रख लो इसे। बोरॉन से ब्राउनिंग बेसिकली, ठीक है। ना करो से नेक्रोसिस, ना करो नेक्रोसिस। हट जा से हॉट रॉट, हट जा हॉट रॉट, हट रॉट, हट रहो, वो कहते हैं ना गांव में, हट रहा हुआ है कि नहीं हट रहा हुआ है, ऐसे हट रॉट। फिर डिश ऑर्डर इन डिसार्ड, ठीक है, छी छः, ठीक है। अब ये बेसिकली पर्टिकुलरली कहाँ होती है, ब्राउनिंग होती है फूल गोभी में, नेक्रोसिस आंवला में, हॉट रॉट जो होती है चुकंदर में होती है, डिसार्ड जो होती है, डिसार्ड मेलारेंडिस जो होती है अंगूर में होती है, छः जो होती है कटहल में होती है डिजीज़। मैग्नीज़ की बात करते हैं। माँ के हाथ की मटर वाली मैगी खाऊंगा, ठीक है, माँ के हाथ की मटर वाली मैगी खाऊंगा। सो मार्स रोग जो होता है, मटर में भी एक रोग होता है, कौन सा, मैग्नेस, ठीक है, मैग्नेस मटर। फिर ऑक्सीजन की कमी से ब्लॉकेज हो गया हार्ट में, अब आलू खाओ। क्या हो गया भैया, कि आपके जो हार्ट में एक ब्लॉकेज हो गया है, क्यों, आपके हार्ट में क्या हो गया, ऑक्सीजन की कमी हो गई, अब आप खाओगे आलू। तो आलू में कौन सी डिजीज़ होती है, ब्लैक हार्ट डिजीज़ होती है, किसकी वजह से, ऑक्सीजन की कमी से, ब्लॉकेज से ब्लैक हार्ट, याद रखना। कल सीएम साहब आएंगे, 1 कटोरा गाजर का हलवा बना लेना, ठीक है। अब आपका हो गया भैया सिलेक्शन, अब आ रहे हैं सारे के सारे नेता कि शहनशाह आलमगीर कहाँ पर हैं, है ना, कि सिलेक्शन हो गया भैया, इनको हम मेडल पहनाएंगे, ये करेंगे। तो आप बोल रहे हो अपनी मम्मी से, अपनी मिसेस से, क्या सुनती हो, कल सीएम साहब आएंगे, 1 कटोरा गाजर का हलवा बना लेना। आई एम सॉरी, मैं थोड़ा फन वे में चल रहा हूँ। कल सीएम साहब आएंगे, 1 कटोरा गाजर का हलवा बना लेना,
तो कैल्शियम साहब, कैल्शियम, 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 ठीक है। एक कटोरा, कटोरा स्पॉट। गाजर का हलवा, सो गाजर। सो क्वार्टर स्पॉट यानी कटोरा जो गाजर का हलवा, कैल्शियम, याद रखना। सीएम की बात करें, लीची की पत्तियां खाकर मोटे हो गए। ठीक, आपने तो भाई गाजर का हलवा बना दिया, बट आपकी जो मिसेस थी या माता जी थी उन्होंने नहीं बनाया, तो अब वो क्या खा रहे हैं, लीची की पत्तियां खा रहे हैं। सीएम साहब क्या हो गए, लीची की पत्तियां खाकर मोटे हो गए। तो लीची की पत्तियों को जलना, मोटो से मोटेशियम यानी पोटेशियम, याद रखना। फिर माली ब्लेड से पीले पीले नींबू काटने लगा। आपका जो गांव में माली है, आपके जो खेतों में, सॉरी आपके जो गार्डन में माली है, वो आपके ब्लेड से पीले पीले नींबू काटने लगा। माली ब्लेड मॉलिब्डेनम, पीले पीले येलो स्पॉट, नींबू से लेमन, ठीक है। भट्टे के धुएं से आम आदमी का सिर काला हो जाता है। बात सही है कि नहीं है? भट्टे के धुएं से आम आदमी का सिर काला हो जाता है। सो भट्टे की धुएं की वजह से जो मैंगो होता है उसको काला सिरा रोग हो जाता है, ठीक है। जिसने कभी ब्लैक बोर्ड नहीं देखा हमेशा आराम किया, ठीक है। उनकी कहानी, उनकी कविता है, जिसने न कभी आराम किया लहरों विघ्नों में, ऐसे कुछ करके है ना, याद नहीं आ रही है, आप कमेंट में लिख देना। जिसने न कभी आराम किया लहरों, आई डोंट नो, याद नहीं आ रहा। तो जिसने कभी ब्लैक बोर्ड नहीं देखा हमेशा आराम किया, वह जीवन में कैसे पास होगा, ठीक है। ब्लैक बोर्ड नहीं देखा आराम किया, सो ब्लैक आर्न रोग। जीवन यानी जीवाणु यानी बैक्टीरिया, कैसे पास, कपास, ठीक है। कपास में बैक्टीरिया की वजह से ब्लैक आर्न रोग हो जाता है, सिंपल। पुलिस जब आम आदमी पर वार करती है तो जहरीली दिखाई देती है। पुलिस जब आम आदमी पर वार करती है तो जहरीली दिखाई देती है। पुलिस पूर्सिका, जब वार ज्वार, जहरीली जहरीलापन, ठीक है। मकान में तारकोल लगाओ फफूंदी नहीं आएगी। मकान मतलब मक्का, तारकोल मतलब चारकोल, फफूंदी मतलब फफूंदी, ऑब्वियसली। फूफा ने मांग में टीका लगा दिया। फूफा मतलब फफूंदी, मांग मतलब मूंगफली, टीका मतलब टिक्का। अगर बाजरा का खाना खाओगे तो पेट में फफूंदी हो जाएगी। अगर अगर मतलब इरोगस्मट, ठीक है। बाजार मतलब बाजरा का खाना खाओगे तो फफूंदी हो जाएगी, फफूंदी की वजह से। कॉपर की वजह से जो रोग होता है नींबू में, सो लिटिल लीफ और डाई बैंक, ठीक है, डाई बैंक। सो आपको याद होगा लिटिल लीफ, मैंने आपको ऊपर भी बताया था, जिंक में होता है, ठीक है। ये देखो जिंक में जो देखो ये लिटिल रोग हुआ, ये आम और बैगन में हो रहा है। बट अगर मैं बात करता हूँ लिटिल लीफ की, ये कहाँ होगा, ये लेमन में होगा, ठीक है। सो नींबू को इंग्लिश में बोलते हैं लेमन, ठीक है। लेमन मतलब एल मतलब लिटिल लीफ, ठीक है। सो ये लिटिल लीफ हो गया। अब नींबू हम कब खाते हैं, नींबू का पानी ज़्यादातर हम कब पीते हैं भाई? एक तो होता है गर्मी लग गई, एक होता है जब हमें डाइटिंग करनी हो, भाई डाइटिंग करनी है तो डाइट बैंक, ठीक है। फफूंदी, सो रेड रॉट या लीफ ब्राउन, किससे, गन्ना और धान से रिलेटेड है। केला वाटर कोर से रिलेटेड है, बर्फ़ से रिलेटेड है, यानी केले में अगर बर्फ़ लग जाएगा तो वाटर कोर नाम की डिजीज़ हो जाएगी। शलजम में मैग्नीज़ लग जाएगा तो वाटर कोर हो जाएगा। दोनों अंतर है भाई, केला में बर्फ़ लगेगी और शलजम में मैग्नीज़ लगेगा तो सेम डिजीज़ होगी, वाटर कोर, ठीक है। ये है लास्ट के 3-4 पेजेस एंड नाउ वी आर डन, ख़त्म करते हैं। ओके, मेज कैन बी ग्रोन थ्रू आउट द ईयर, सिंपल। कॉटन, जूट, फ्लैक्स इज द फाइबर क्रॉप। C4 प्लांट्स का एग्जांपल क्या है, मेज। C3 प्लांट्स का एग्जांपल क्या है, रेइस, वीट, बार्ले, कॉटन, सोयाबीन। अब C3 C4 प्लांट्स बेसिक क्या होते हैं, उसमें फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है पूरा, एंड उस फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के डिफरेंस पर C3 और C4 प्लांट्स होते हैं, जिसको हम यहाँ पर डिस्कस नहीं करेंगे। कभी मौका पड़ा डिटेल में बताने का तब बता देंगे, अभी यहाँ पर बस रट लो। C4 मतलब मेज, C3 मतलब राइस, वीट, बार्ले, कॉटन, ये सब। सनफ्लावर ऑल सीजन क्रॉप है। मस्क मेलन जैद में होता है, यानी मेलन जो होते हैं वो जैद क्रॉप है, आपको पहले ही बताया था। लिनसीड होता है राइबी में। मेंथा इसे कहते हैं, मिंट कहते हैं। यूपी प्रोडक्शन हमेशा 100% है।
मतलब पूरे इंडिया का 100% प्रोडक्शन कहाँ पर होता है, लगभग यूपी में होता है, और इसे मेथनॉल बनता है, मेथनॉल। बात करते हैं मेज़। मेज़ से रिलेटेड आपको याद रखना है टेसलिंग। प्लिनी से रिलेटेड पैगिंग याद रखना है, पटोलमी टॉपिंग याद रखना है, स्ट्रैबो से रिलेटेड टॉपिंग याद रखना है, ठीक है। इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट की बात करते हैं 2023, ठीक है। 18th एडिशन था, 2024 में रिलीज़ हुई थी। बाय फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, हर 2 साल में रिलीज़ होती है, क्लियर। अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, इसके मिनिस्टर कौन है, श्री भूपेंद्र यादव। रिलीज़ कौन करता है इसे, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट करता है इसे, देहरादून में इसका इंस्टीट्यूट है, और 1906 में स्थापना हुई थी। फर्स्ट कवर रिपोर्ट रिलीज़ हुई थी 1987 में। इसमें क्या क्या कवर होता है, जितना भी फॉरेस्ट कवर है इंडिया का, ट्री कवर है, डिग्रेडेड फॉरेस्ट कवर है, CO2 फुटप्रिंट है, फॉरेस्ट फायर इंसिडेंट्स हैं, एग्रो फॉरेस्ट्री, ये सब। फॉरेस्ट कवर की बात करते हैं तो 21.76% फॉरेस्ट कवर है, जो कि लगभग 7.15 लाख किलोमीटर स्क्वायर की बात हो रही है। ट्री कवर लगभग 3.41% है, दैट इज़ इक्वल टू 1.12 किलोमीटर स्क्वायर। टोटल जो हो गया वो हो गया सम 25.17%, यानी कि टोटल फॉरेस्ट कवर कितना है, 8.2 लाख किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है। एंड ये जो है इसमें 2021 के मुकाबले में इस बार 1445.81 किलोमीटर स्क्वायर की बढ़ोतरी हुई है। इसका मतलब झाड़ियाँ कितनी है, 1.33%, मैंग्रोव्स कितने हैं, 0.15%, दैट इज़ 4991, और ये जो है 2021 के मुकाबले में कम हुए हैं 7.43 किलोमीटर के हिसाब से। 19 स्टेट्स में 33% से ज़्यादा फॉरेस्ट कवर है। 8 स्टेट ऐसे हैं जिसमें 40% से ज़्यादा फॉरेस्ट कवर है। कौन कौन से हैं वो, लद्दाख और अंडमान निकोबार आइलैंड्स। 7 सिस्टर है नॉर्थ ईस्ट की, ठीक है, 7 सिस्टर, पर उसमें आसाम इंक्लूड नहीं है, यानी कि टोटल कितने हुए, ये 6 हो गए। कौन कौन से, देखो 7 सिस्टर में कौन कौन आता है। 7 सिस्टर में आता है असम, मेघालय, मणिपुरा, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश और एक नागालैंड, ठीक है। 1 2 3 4 5 6, 3 6, एक और है यार, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, असम, ओके मिजोरम रह गया, आई एम सॉरी, मिजोरम रह गया। अब मिजोरम, इस समय हम असम की बात नहीं कर रहे। बाकी जो 6 हैं इनमें 40% से ज़्यादा फॉरेस्ट कवर है, तो 6 ये हो गए, एक हो गया लद्दाख, एक हो गया अंडमान निकोबार आइलैंड, आपको याद रखना है। टोटल फॉरेस्ट एंड ट्री कवर की बात करते हैं उसमें ग्रोथ, सो मैक्सिमम ग्रोथ छत्तीसगढ़ में देखी गई, देन यूपी में, देन उड़ीसा में, देन राजस्थान में। मैक्सिमम डिक्लाइन कहाँ देखा गया, मध्य प्रदेश, कर्नाटका, लद्दाख और नागालैंड में। टोटल फॉरेस्ट कवर में वृद्धि व कमी, सो वृद्धि जो है वो सबसे ज़्यादा कहाँ देखी गई, मिजोरम में, गुजरात में, राजस्थान में। सबसे ज़्यादा कमी कहाँ देखी गई, तेलंगाना में देखी गई। टोटल ट्री कवर की बात करते हैं उसमें वृद्धि, सो सबसे ज़्यादा छत्तीसगढ़ में, राजस्थान, यूपी, देन सबसे ज़्यादा कमी मध्य प्रदेश में। स्टेट विद मैक्सिमम ट्री कवर एंड फॉरेस्ट कवर इन टर्म्स ऑफ एरिया, सो मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और महाराष्ट्र। अब ये तो यार देखो रटने वाली चीज़ है। परसेंटेज के हिसाब से देखोगे सबसे ज़्यादा कहाँ पर है, लद्दाख, देन मिजोरम, देन आंध्र प्रदेश, सॉरी अंडमान निकोबार। सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट कवर मैक्सिमम, सो मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़। एरिया परसेंटेज वाइज हो गया, अब बात करते हैं परसेंटेज वाइज, तो लक्षद्वीप, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, सॉरी आंध्र प्रदेश, अंडमान निकोबार आइलैंड, आई एम रियली वेरी सॉरी, बोलते बोलते मुँह थक गया। ट्री कवर की बात करते हैं, सो एरिया में महाराष्ट्र आ गया, राजस्थान, देन यूपी। परसेंटेज वाइज चंडीगढ़, दिल्ली, केरला। मैंग्रोव में कहाँ कहाँ डिक्लाइन हुआ है, तो गुजरात और अंडमान निकोबार में डिक्लाइन हुआ है। 9 स्टेट्स एंड 3 यूटी ऐसे हैं जहाँ मैंग्रोव है, ठीक है। मैंग्रोव में वृद्धि की बात सबसे ज़्यादा कहाँ हुई है, आंध्र प्रदेश में। देखो रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया सबसे ज़्यादा कहाँ पर है, उड़ीसा में। सबसे ज़्यादा कमी कहाँ हुई है, त्रिपुरा में, ठीक है। एंड ये हुई है इनसाइड, ठीक है। आउटसाइड की बात हिसाब से बात करें तो बिहार सबसे ज़्यादा वृद्धि हुई है, सबसे ज़्यादा कमी कहाँ हुई है, राजस्थान में। ट्री कवर्ड
सबसे ज़्यादा जो इंक्रीज़ हुआ है वो 21 स्टेट्स में इंक्रीज़ हुआ है। वेस्टर्न घाट्स इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया है, वो कितना है 60,000 किलोमीटर स्क्वायर का। 2023-2024 में मैक्सिमम फॉरेस्ट फायर इंसिडेंट कहाँ हुए? उत्तराखंड में, उड़ीसा में और छत्तीसगढ़ में। सर्वाधिक बैम्बू की बात करते हैं तो मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। सर्वाधिक वृद्धि कहाँ हुई है बैम्बू में? अरुणाचल प्रदेश में हुई है। मैक्सिमम CO2 स्टॉक की बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश, देन MP। मैक्स एग्रो फॉरेस्ट्री में सबसे ज़्यादा ग्रोथ कहाँ हुई है? तो महाराष्ट्र में हुई है। एंड नाउ लास्ट UP फॉरेस्ट रिपोर्ट। टोटल फॉरेस्ट कवर 6.24%, जिसे हम 15,000 किलोमीटर भी कह सकते हैं। और टारगेट हमारा कितना है? 33%, बट है कितना? 6.24%, यानी बहुत कम है। एरिया इंक्रीज कितना हुआ है? 118 किलोमीटर स्क्वायर इंक्रीज़ हुआ है। मैक्सिमम ग्रोथ कहाँ हुई है? झांसी में हुई है। सबसे ज़्यादा कमी कहाँ हुई है? डिक्लाइन कहाँ हुआ है? लखीमपुर खीरी में। कितना हुआ है? 34, और यह 27 किलोमीटर स्क्वायर का। यूपी में वन के प्रकार व क्रम सबसे ज़्यादा कितने हैं? ओपन फॉरेस्ट यानी खुले वन, देन है नॉर्मल सघन वन व अत्यंत सघन वन। ठीक है, ये है डेंस फॉरेस्ट, ये है मतलब ज़्यादा डेंस फॉरेस्ट, एक्सट्रीम वाले डेंस फॉरेस्ट है। ठीक है, शुद्ध रोपड़ स्टेट यानी नेट एरिया अंडर प्लांटेशन कितना है? 68.45%। फॉरेस्ट फायर की कैटेगरी की बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट फायर कैसे हुई थी? लेस फायर प्रोन वाले एरिया जो 62% में आता है, मॉडरेट वाला 13%, हाई वाला 15, वेरी हाई 7, एक्सट्रीम वाला 0.68%। यूपी में वनों के प्रकार की बात करें सो एज पर चैम्पियन एंड सेठ 29 प्रकार है, याद रखना PYQ था, 1968 में ये प्रकाशित हुआ था। फिर मैक्सिमम जो है वो नॉर्दर्न ड्राई मिक्स्ड डिसिडीज फॉरेस्ट है। मैक्सिमम वेरी डेंस फॉरेस्ट की बात करते हैं लखीमपुर खीरी में। मिनिमम वेरी डेंस फॉरेस्ट की बात करते हैं कुशीनगर। वेरी डेंस फॉरेस्ट की बात करते हैं तो 54 डिस्ट्रिक्ट्स में, याद रखना, ऊपर से याद रख लो यार कि 54 डिस्ट्रिक्ट्स में इतने। मैक्सिमम मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट की बात करते हैं तो सोनभद्र, और मिनिमम की बात करते हैं सबसे ज़्यादा कहाँ पर, सबसे ज़्यादा कम कहाँ है? बलिया में। कन्नौज में ना तो वेरी डेंस फॉरेस्ट है और ना ही मीडियम डेंस फॉरेस्ट है। मैक्सिमम ओपन फॉरेस्ट की बात करें तो सोनभद्र, मिनिमम ओपन फॉरेस्ट की बात करते हैं तो संत रविदास नगर। मैक्सिमम झाड़ियाँ कहाँ पर हैं? तो झांसी, जहाँ से झाड़ी है झांसी। मिनिमम कहाँ पर है? अमेठी में। और 18 जिलों में तो झाड़ियाँ है ही नहीं, स्कर्ब्स है ही नहीं। मैक्सिमम फॉरेस्ट फायर इंसिडेंट कहाँ होते हैं? लखीमपुर खीरी, देन बलरामपुर, देन महाराजगंज। ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट्स कौन कौन सी हैं? एक है सोनभद्र। और माउंटेन डिस्ट्रिक्ट्स कौन सी है? एक भी नहीं। मैक्सिमम ग्रोथ कितनी है फॉरेस्ट कवर में? सबसे ज़्यादा झांसी में हुई है। सबसे ज़्यादा डिक्लाइन कहाँ हुआ है? लखीमपुर खीरी में। मैक्सिमम फॉरेस्ट कवर एरिया वाइज सोनभद्र, परसेंटेज वाइज सोनभद्र। मिनिमम फॉरेस्ट कवर एरिया वाइज भदोही और परसेंटेज वाइज संभल। ठीक है, मैक्सिमम स्कर्ब डिस्ट्रिक्ट्स की बात करते हैं तो झांसी, ऑब्वियसली बता दिया। मिनिमम अमेठी, ये आपको बता ही चुका हूँ। नाउ दिस इज समथिंग जो आपको समझ लेना है कि आपको ये फॉरेस्ट कवर तो पूरा का पूरा पढ़ना है, एटलीस्ट यूपी का पूरा पढ़ना है, इंडिया का भी पूरा याद करना है। भाई बहुत टाइम है एग्ज़ाम में, पूरा याद कर लेना। ठीक है, यहाँ से अब यहाँ से पूरी मैं समझा देता हूँ कि आपको क्या क्या याद करना है मिनिमम। ये जो जितनी भी डिजीज़ है ना, ये जितनी भी डिजीज़ है यहाँ से, ये तो सारी याद कर लेना, रट लेना पूरी। ठीक है, इसके अलावा ये वाला जो डेटा है, ये छोटे छोटे डेटाज हैं, याद रख लेना। ठीक है, प्लस कम से कम ये जो 2 चीज़ें मैंने आपको याद करवा दी, ये तो हो ही जानी चाहिए, है ना। एंड ये छोटा सा छोटा डेटा कि आलू सोना ये सब रिलेट कर दिया है, इतना याद कर लेना। फिर आपको ये याद करना है, ये थोड़ा आपको मैंने होमवर्क दिया है खुद से याद करने के लिए, शिफ्टिंग कल्टिवेशन वाला मैंने लिख दिया डेटा एक जगह, याद कर लेना। एटलीस्ट जितने भी टी बोर्ड्स कहाँ पर हैं कहाँ नहीं है, ये बजट इकोनॉमिक सर्वे वाली वीडियो में कवर हो गए थे, वहाँ पर से कवर कर लेना। मिनिमम इतना है तो याद रखना है कौन सा बोर्ड कौन सी डेट को बनाता है, उसकी लोकेशन क्या है, एटलीस्ट इतना तो याद रख लेना। कॉफ़ी, टी, रबड़, ये 3 इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर आपको सिल्क से रिलेटेड याद रख लेना है। ओके, पल्सेस का NPK रेशियो आपको कम से कम पता होना चाहिए। कुछ की टर्म्स है, पैगिंग, कैशियो ऑफ पुअर, ये सब याद रख लेना। शुगर केन, कॉटन और राइस, ये 3 याद रख लेना। खरीफ, राबी, एटलीस्ट ये जो ट्रिक्स वाली चीज़ें हैं ना, ये तो मिनिमम याद रख लेना।
ऊपर ये रेवोल्यूशन सारे याद होने चाहिए विद अलॉन्ग विद द फादर। साइज़ क्या होता है, शेप क्या है, ये सब याद रख लेना। ये एग मार्क्स और ये सब याद रखना है। नेट सोन और ये सब कितना एरिया है ये भी याद रखना है। टाइप्स ऑफ क्रॉपिंग ये भी याद रखनी है पूरी। एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट इंपॉर्टेंट वाले कौन से हैं याद रखने हैं सारे के सारे। एंड ये शुरुआती जो बजट का डेटा है ये भी याद रखना है। सो दिस इज़ इट, थैंक यू।